सर, शुरुआती रिपोर्ट्स कह लीजिए या फिर अपुष्ट खबरें जिनमें दावा किया जा रहा था कि प्रतीक यादव की डेथ फेफड़े में उनके खून जमा होने की वजह से हुई है। लंबे वक्त से वो इलाज करा रहे थे और आखिरकार बुधवार यानी कि आज के दिन उनका निधन हो गया। सर, इसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या इनपुट्स मिल रहे हैं और ये किस तरह की बीमारी है जो जान भी ले सकती है? देखिए, ऐसा है कि यंग जब डेथ होती है, यंग मानते हैं जब 60 साल से नीचे या 70 साल से नीचे उसको यंग ही मानते हैं। तो हम्म। उसमें हमेशा ये सोचा जाता है कि क्या कारण है। मोस्ट कॉमन कॉज तो आजकल हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन हार्ट अटैक भी किसी को किसी समय हो सकता है। जब से कोविड हुआ है, हार्ट के अंदर खून की नसों में थक्का जम जाता है, बहुत बनता है, और पहले से कोई तकलीफ नहीं होती। कई बार एंजाइना होता भी नहीं है और पेशेंट को दिल का दौरा पड़ के आकस्मिक हो जाती है। लेकिन इनके केस डिफरेंट है। हमारे पहले सबसे पहले तो मेरी बड़ी संवेदनाएं पूरे समाजवादी पार्टी से और बाकी प्रतीक यादव जी के और जो मैडम उनकी वाइफ और बच्चों से, कि ऐसा मृत्यु कभी भी बहुत ही दुखद होती है। और जो आपने बात बताई कि खून की नस का क्या, फेफड़े में जो धक्का जमता है, होता क्या है, एक बीमारी होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये होता जी। है पैर की नसों में अगर रुकावट किसी वजह से खून जम जाए पैर की नसों में। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि पैर की नस आगे जाके इंफीरियर वेना केवा और हार्ट में जाके सारे नस जो जानी है, पूरी बॉडी को वीनस ब्लड जो होता है पूरी बॉडी की, वो पहुंचता है सीधे हार्ट में, और हार्ट से लंग्स में जाता है। वो उसको वहां पे ऑक्सीजनेट होता है और फिर हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। मैं बहुत अच्छी तरह समझाना चाहूंगा फिर से दर्शकों के लिए। सारा वीनस बिल्कुल। ब्लड होता है, मतलब वेन। हार्ट के अंदर पूरे बॉडी में दो तरह की नसें होती है, एक होती है धमनी, एक शिरा। धमनी मतलब वो आर्टरी होती है, आर्टरी होती है जो नस सप्लाई करती है। जो हम पल्स देखते हैं ना, हार्ट की पल्स, हम्म। पल्स एक जो कि सप्लाई कर रही है, लेकिन आगे सप्लाई करके वापस जाएगी। ऐसा तो कंटिन्यू एक तरफ जाएगा तो कैसे काम चलेगा। इट इज एक्चुअली साइकिल। तो जो भी बॉडी में सप्लाई हो रही है, चाहे ब्रेन में हो रही हो, चाहे हार्ट में हो रही हो, चाहे वेन में हो रही हो, चाहे पैर में हो रही हो, वो सारी जो है वापस वेन्स के थ्रू राइट हार्ट में जाती है, और राइट हार्ट से फिर लंग्स में जाती है। और लंग्स में जाने के बाद वो जो है, लंग्स में जाने के बाद वो वापस लेफ्ट हार्ट में आती है, पूरे बॉडी को सर्कुलेट हो जाती है। तो ये साइकिल, तो ये पूरी जो 80 किसी की टॉन्स है, तो एक मिनट में 80 बार यही पूरी साइकिल हो रही है। जी। जब आर्टरी नसों में, नसें जो होती है वेन्स होती है, आर्टरी को वेन्स होती हैं, अगर किसी वजह से खून का थक्का जम जाता है, तो वो खून का थक्का जो है राइट लर्ट में जाके किसी और जगह दिखा दूँ, वो राइट वाले जाके पहुंच के राइट हार्ट से सीधे लंग्स में जाता है। और लंग्स में अगर बड़ा खून का थक्का है तो एकदम रुकावट होता है, चोक हो जाता है, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस लीड्स टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, विच इज ए वेरी कॉमन कॉज ऑफ सडन डेथ। अगर ऐसा हुआ है पैर की नसों में खून का थक्का जमा था, पूरी डिटेल मुझे नहीं पता है, पोस्टमार्टम हम्म। से पता लगे। अगर पैर की नसों में खून जम रहा था और अगर उसको आगे दवाई नहीं दी जाए, हम एंटी कोगुलेंट देते हैं। एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है कि खून पतला रखते हैं कॉन्टिन्यूअस। जैसे कुछ पेशेंट बेडरिडन होते हैं, जी। स्ट्रोक हो जाता है, बेड पे होते हैं, तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो एंटी कोगुलेंट देते हैं जिसकी वजह से खून पतला रहे, जिससे कि पैर की नस में खून का थक्का ना जमे, जिससे कि पैर की नस का खून का थक्का राइट हार्ट में जाके आगे जाके फेफड़े में ना जाए, जिससे कि आकस्मिक मृत्यु या सांस ना फूले। ये एक बहुत ही कॉमन कॉज है। लेकिन एक यंग आदमी है जो बेड रिडन थे कि नहीं थे मुझे पता नहीं है। हम्म। दूसरी बात है, जिम करते थे, एक्सरसाइज करते, तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स में कम होता है। दूसरी एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि जो लोग जिम करते हैं तो वो कुछ स्टेरॉइड लेते हैं, मसल एनहेंसिंग दवाइयां लेते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो जो कि खून का थक्का जमने को प्रेरित करती हैं। जी। अगर ऐसी कोई दवा लेते थे, क्योंकि देखिए वेरी कॉमन, दोज हु आर बॉडी बिल्डर दे वांट टू एनहेंस देयर मसल्स। हम्म। मसल एनहेंसिंग जो दवाइयां होती हैं उसमें स्टेरॉइड भी होता है, कुछ और दवाइयां भी होती हैं। दे हैव ए टेंडेंसी कि वो खून का थक्का बना दे, और खून का थक्का बना तो पैर में दर्द नहीं होता। प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें इट रिमेन्स अनडिटेक्टेड बिकॉज देयर इज नो पेन। हम्म। कई बार सूजन आती, हल्की फुल्की आती, तो लोग उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में खून का थक्का जमा या तो दवाई वजह से हुआ या पेशेंट बेड रिडन है, दोनों बातें हो सकती हैं। दवाई मतलब जो कि मसल एनहेंसिंग दवाइयां होती हैं जो होती हैं। तो बिल्कुल। अगर वो खून का थक्का जमा और वो आके उसमें फेफड़े में चला गया थ्रू द राइट हार्ट, तो फिर से बताऊंगा, वेन, फिर उसका इंफीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरीज एंड देन लंग्स, और लंग्स में चोक कर देता है,
उसमें अगर सही समय में अस्पताल पहुंच जाते तो हम लोग मरीज को बचा लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में कई पेशेंट कैसे आते हैं, हम खून एकदम करते हैं और ठीक हो जाता है। तो लेकिन इट इज ए वेरी कॉमन कॉज सडन डेथ। अगर किसी ने कहा है कि उनको फेफड़े में जमा है तो उसका कारण यही है कि पैर की नस से खून का थक्का, जो दिल का दौरा करता है ना, दिल का दौरा होता है हार्ट की आर्टरीज में, तो खून का थक्का जम गया उसके अंदर, फेफड़े के नस में चला गया और एकदम जी होता है आदमी और सडन। जी जी डॉक्टर विवेक, आप जो बता रहे हैं उसी से मिलता जुलता हमारा सवाल भी है। पिछले दिनों देखा गया काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं, चाहे दक्षिण के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला, वरिंदर सिंह घुमान और सागर पांडे जो कि सलमान खान के बॉडी डबल हुआ करते थे। ये सारे के सारे लोग फिटनेस फ्रीक थे, काफी जिम करते थे, कसरती बदन था उनका। और इन सब की जो डेथ हुई है वो सडन डेथ, किसी की डेथ एक्सरसाइज के दरमियान हुई, किसी की इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज, और फिर इसी तरह की। क्या कारण हो सकता है ये आज की जो फिटनेस फ्रीक जनरेशन है उनको किस तरह के हेल्थ का खतरा रहता है? ये सडन डेथ बहुत सारे जो प्रोसेस हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। आप अभी तो आप कुछ बता भी रहे थे कि वो मसल्स को इन्हांस करने वाली दवाएं लेते हैं, शायद इस सब का भी कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है युवाओं के हेल्थ पे। हाँ, देखिए ऐसा, ये बात बिल्कुल सही कही है कि कई बार हम लोग सबको कह, सबका पोस्टमार्टम नहीं होता। कई बार हम लोग कहते हैं दिल का दौरा पड़ा। देखिए दिल का दौरा पड़ना ये एक तरह का लंग अटैक है। देखिए एक होता है ब्रेन अटैक। लंग अटैक नाम वैसे कॉमन नहीं है लेकिन हम उसको लंग अटैक बोलेंगे। एक होता है ब्रेन अटैक, स्ट्रोक। एक होता है हार्ट अटैक, यानी हार्ट की नस के अंदर खून का थक्का जम जाए और हार्ट संभाल नहीं पाता और रुक जाता है, और ये लंग अटैक है। तो अगर जैसे आपने कहा कुछ लोग को ऐसी डेथ हुई है जैसे कि गाना गा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं, हो सकता है उनके पैर के अंदर क्लॉट हो हल्का सा, विच वॉज अनडिटेक्टेड, और वो चूंकि एक्सरसाइज करते समय या काम करते समय या चलते समय या डांस करते समय वो हिला, मतलब अपने पैर से निकला और फेफड़े में चला गया विद इन मैटर ऑफ 120 सेकेंड। अगर बड़ा क्लॉट हुआ, हल्का क्लॉट होगा तो सांस फूलेगी। अगर बड़ा क्लॉट हुआ तो वो कंडीशन में द पेशेंट कैन हैव इंस्टेंट डेथ। एवरीबडी नॉट हैव पोस्टमार्टम। अब क्या रुकाव क्या है? मेरे ख्याल से जो जिम वाले लोग हैं, जो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, उनको इस तरह की दवाइयां लेते हैं, अगर ले रहे हैं जिसके चांसेस हम कहते हैं इवन 1% रिस्क है क्लॉट बनने की, तो उनको भी मैं कहूंगा कि रेगुलर तौर पे वो पैर की नसों के वीनस डॉपलर एक जांच होती है, एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है पैर की नसों का, वो हर 3 महीने रेगुलर कराते रहे। एक बहुत बड़ा रोकथाम, आपके क्वेश्चन से एक बहुत बड़ा दिमाग मेरे बात भी आई। अगर वीनस डॉपलर अपोलो हॉस्पिटल या और जगह भी होता है, वीनस डॉपलर जो कि नॉर्मली कराते नहीं लोग, अच्छा, जब पैर में सूजन आ जाती है तब कराते हैं। तो अगर बिना सूजन के भी हर 3-4 इस तरह के जो ज्यादा जिम वाले हैं, जो एक्सरसाइज वाली दवाई खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं चाहूंगा कि उनको हर 3 महीने पे रेगुलरली जिम में लिख दिया जाना चाहिए या वहां लिख देना चाहिए कि प्लीज डू वीनस डॉपलर एवरी 3 मंथ्स। डॉक्टर एक सवाल और भी है कि आजकल के जो जिम है जहां पर इस तरह के बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, वहां पर ट्रेनर जो होते हैं उनकी भी कुछ ऐसे हेल्थ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो जो वहां आते हैं लोग सीखने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो उनको जो जरूरी एहतियात है वो बता सके। क्या अपने देश में ऐसा हो रहा है? आपकी जानकारी में कुछ ऐसे जिम है जहां पर क्वालिफाइड ट्रेनर है जो मेडिकली भी क्वालिफाइड हो? बिल्कुल सही बात है कि जब राजू श्रीवास्तव जी की डेथ हुई थी, आपको याद होगा, और 3 दिन पहले उन्होंने हमारे घर पे खाना खाया था। उनके तो हार्ट पेशेंट थे ऑलरेडी, और वो भी जिम करते करते ही हैज अ सडन कार्डियक अरेस्ट एंड ही कुड नॉट सर्वाइव। 3 दिन भर्ती रहे किसी अस्पताल में, उसके बाद फाइनली उनकी डेथ हो गई। तो जिम के अंदर आई थिंक जैसे जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, बहुत हाई लेवल की एक्सरसाइज होती है, तो जो जिम ट्रेनर है और जिम के जो ओनर हैं और जो वहां पे कर रहे हैं, तो वहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर 1 से वीक भी आ जाए ना, या 1 से डे तो नहीं आएगा, 1 से वीक भी आ जाए, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके बारे में, एक उनके स्वास्थ्य के बारे में बात कर ले कि कौन सी आप दवा खाए। कई बार तो जिम वालों को बताते भी नहीं, हम तो मसल एनहांसिंग एक्सरसाइज है, इतना ऐड आता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड आते रहते हैं कि आप ये खाइए आपकी मसल्स बढ़ जाएंगी, बट दे ऑल हैव साइड इफेक्ट्स। वन ऑफ द साइड इफेक्ट इज वीनस कंजेशन, मतलब खून का थक्का जमना, कहीं भी जम सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, पैर की नस में भी जम सकता है, कहीं भी है। ये वन ऑफ द स्टेरॉइड का भी एक साइड इफेक्ट है। तो कुछ लोग स्टेरॉइड भी खाते हैं, बहुत लो डोज भी खाते हैं, जिससे कि हमारी मसल्स और बढ़ जाए और हम ताकतवर हो जाए। तो वो करने के लिए आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है जागरूकता का देता है कि आप सारे जिम में ट्रेनर होना चाहिए जो कि डॉक्टर्स क्वालिफाइड हो। बिल्कुल, और केवल ड्रग यूज का ही मामला नहीं है डॉक्टर विवेक। मैंने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस में भी देखा है
जिम में हम जब जाते हैं 50 पुशअप्स हो गए, फिर जो हमारे ट्रेनर होते हैं चलो 50 के बाद अब 60 हो गए, 60 के बाद 80 के बाद 100, वेट हो गया 2 किलो हो गए, ठीक है अब 3 किलो, 3 किलो से 5 किलो, 5 से 10 किलो। सो दे डोंट रियलाइज कि हमारा बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। हम सिर्फ एक्सटर्नल मसल्स देख रहे हैं कि बाइसेप्स बन गए, ट्राइसेप्स बन गए, ये हो गया वो हो गया, अच्छा दिख रहा है, शेप में आ गया, बट हमारा इंटरनल बॉडी, हमारा जो सिस्टम है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये जो जिम ट्रेनर होते हैं वो कभी नहीं समझ पाते हैं। जो जिम के लिए लाइसेंस दी जाती है उसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखने चाहिए कि वहां पर सर्टिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल वंस इन अ वीक, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं, वो आए। जिम ट्रेनर को भी ऐसे बेसिक्स ट्रेनिंग दी जाए कि जो इंसान आ रहा है ट्रेनिंग के लिए उसकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से उसे ट्रेनिंग दें और उसको उसका चेकअप करवाएं कि आफ्टर सर्टेन एक्सरसाइज कैसे उसका बॉडी रिएक्ट करता है। मैं बताना चाहूंगा, जब हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं अपने अस्पतालों में, तो ट्रेडमिल टेस्ट में एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज हम बॉडी की नहीं देखते, हम देखते हैं हार्ट कितनी एक्सरसाइज सहन कर पा रहा है। उसमें हमारा ईसीजी मशीन लगी होती है, और जितने भी ईसीजी मशीन हम देखते रहते हैं कि इस लेवल की एक्सरसाइज के बाद हार्ट की गति हो गई 120, अब इसको रोक देना चाहिए क्योंकि ईसीजी खराब हो गया। अब जितने भी जिम होते हैं वहां पे तो कुछ होता ही नहीं इस तरह का, यू आर डूइंग एक्सरसाइज एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज एंड यू, जब तक ये थक नहीं जाता। इसीलिए हम लोग को बिल्कुल आपने बात सही कही है कि जिम ट्रेनर्स को शुड भी, अब ऐसे इनके केस में तो जिम के समय नहीं हुई कहते इनकी, ही वाज सफरिंग, आई थिंक आई टोल्ड, जैसा कि आप लोग मीडिया बता रही है कि इनको जैसा कि पैर की नस में खून का थक्का था या नहीं था, लेकिन फेफड़े की नस में खून का थक्का गया है ऐसा पता लगा। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन 3 बातें इस आपके प्रोग्राम से निकल के आती है। पहली बात तो यह है कि अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइज शुड बी बैंड, नंबर 1। जितने भी जिम के अंदर होता है उसके अंदर हर महीने या 15 दिन पे जो भी जिम कर रहे हैं उनके लिए चेकअप करते रहें। तीसरी बात, जो मसल एनहांसिंग दवाइयां हैं जो खा रहे हैं वो सच सच बताएं, और उसके खास करके पैरों का वीनस डॉपलर हर 2 महीने पे या 3 महीने पे या 6 महीने पे करते रहें। इससे पहले से पता लग जाएगा कि पैर की नस में क्लॉट जम रहा है। अगर क्लॉट जम रहा है तो उनको एक्सरसाइज बंद कर दी जाए और कुछ दवाई शुरू कर दी जाए जिससे कि वो क्लॉट घुल जाए, वो आगे फेफड़े में ना चला जाए। पैर का नस का जो क्लॉट होता है जो फेफड़े में जाता है ये बहुत ही खतरनाक होता है, और इसमें जो है आकस्मिक मृत्यु होने की संभावना कम से कम 50 से 60% लोगों की होती है। जो लोग बच जाते हैं वो अस्पताल पहुंचते हैं। कई बार घर में बैठे बैठे जो बेड रेस्ट पे होते हैं या बेड रिडेन होते हैं, सडन डेथ हो जाती है। हम लोग कहते हैं दिल का दौरा पड़ा, एक्चुअली दिल का दौरा नहीं होता, उसमें यही पैर के खून का नस का जो है वो क्लॉट चलाता है ब्रेन, इसमें लंग्स में चला जाता है। लंग्स की आर्टरी करीब 3 से 4 2.5 सेंटीमीटर की 1.5-2 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। उसके अंदर खून का थक्का अगर जमा तो पूरा सप्लाई लंग्स की खत्म हो गई और सडनली पेशेंट को शॉक में जाता है और डेथ हो जाती है। तो इसमें अगर पेशेंट अस्पताल में पहुंच जाता है तो उसमें सही होता है। तो इसमें मैं अभी और कोई बात आपको पूछनी इसके बारे में, इसके अलावा बस एक सवाल और है डॉक्टर विवेक, उसके बाद हमारे साथी मुकुंद आएंगे। डॉक्टर साहब, पिछले 5-6 सालों में युवाओं में खासकर ये कार्डियक अरेस्ट की, ब्रेन स्ट्रोक की घटनाएं काफी बढ़ी है, और कई मर्तबा इसे कोविड महामारी के दरमियान जो वैक्सीनेशन लगाए गए थे उससे जोड़कर देखा जाता है। युवाओं में बढ़ती हार्ट अटैक की समस्या या ब्रेन स्ट्रोक की समस्या, ब्रेन हेमरेज की समस्या को इससे जोड़कर देखा जाता है। इसको प्रूव करने के लिए कोई ऐसा ऑथेंटिक सपोर्टिंग डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेंड तो दिख रहा है, युवाओं में हार्ट अटैक काफी बढ़ा है, ब्रेन स्ट्रोक काफी बढ़े हैं। एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर, आपका क्या कहना है इस पे? कोई ऐसे अनुसंधान किए गए हैं पिछले दिनों जिससे ये बात साबित हो या ये बात गलत साबित? 4-5 कारण है इसमें। सबसे पहला कारण तो जो अभी तक हम लोग सोच रहे हैं वो कोविड के बाद ज्यादा बढ़ा है जी। तो कोविड वैक्सीन को नहीं हम कहेंगे, कोविड जो वायरस था उसमें स्पाइक प्रोटीन होती थी, वो खून का थक्का जो जमता था, अभी तक उसका इफेक्ट चल रहा है। खून का थक्का जमने की संभावना बढ़ाता है, यानी कि कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा है मुझे खून का थक्का जम जाए, तो ऐसी कंडीशन में कई बार हाई रिस्क हो जाता है। अब इसके अलावा जो आजकल जो दवाइयां खाते हैं, तो जो आजकल खाना है, कितना जंक फूड है हमारे यहाँ, इतना जो ब्लैंकेट है और पता नहीं क्या क्या है, लोग घर में खाना मंगाते हैं। सर्कुलेटेड जो ऑयल होता है, जो रीयूज वाला ऑयल होता है, उसमें ये हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक और लंग अटैक दोनों तीनों बातें कर रहा हूँ, उसकी संभावना बढ़ती है। तो बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, खासकर यंग लोगों को, कि बाहर खाना ना खाए, खाना खाएं। बिल्कुल।
एक बात है, जो ऑयल्स बाजार में बिक रहे हैं उसको भी चेक होना चाहिए कि क्या क्या है, ये बड़ा हाई लेवल पे चाहिए रिसर्च, तो अलग बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमें युवा मानसिक तनाव से बचे रहे तो भी काफी फर्क पड़ जाएगा। जी यानी खुशी का माहौल होना चाहिए। आप धुरंधर टाइप की मूवी आप बना देंगे जहां पे आदमी अंदर उसकी एड्रेनलिन ऊपर नीचे जा रही है, तो हम तो कहते हैं कि ये अलावा भी, आई थिंक दिस इज नॉट, बिल्कुल सच मूवी शुड बी बिल्कुल शुड बी बिल्कुल। बैड। तो इसमें हम लोग जो बैठ रहे हैं उसको उनके लिए दिक्कत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो जिनकी होती है बॉडी में, जी जिसकी डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, या किसी को माता पिता को हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है या स्ट्रोक हो चुका है, तो ऐसे लोगों को ये बहुत जी जरूरी है कि आप उनको कुछ दवाइयां सलाह लेके, स्टैटिन्स है जो कि कोलेस्ट्रॉल की होती है लेकिन वो हार्ट अटैक रोकती है, जी वो रेगुलर खाते रहे। जब मैं खुद 5 साल से खा रहा हूँ लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर फिजिशियन की सलाह, अगर सारे फिजिशियन भी जागरूक हो जाए कि जी जिनमें हाई रिस्क है, जिनसे ज्यादा है, तो उनको कुछ दवाई दें, जो एंजाइम है, स्टैटिन्स हैं, ये दवा रेगुलर खाएं तो फर्दर रिस्क होने की संभावना कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। एक छोटा सवाल मेरा भी है केशव जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी रिपोर्ट नहीं आई। अपडेट के साथ ही अपने दर्शकों को बता दें, रिपोर्ट का कुछ अपडेट जरूर हमारे पास पहुंचा है जिसमें बताया गया कि चोट के निशान तो नहीं है लेकिन अभी हार्ट को सुरक्षित रखा गया। डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहेंगे, हार्ट को सुरक्षित रखकर विस्रा रिपोर्ट की ओर इशारा किया गया है कि विस्रा रिपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। सर, ये किस तरह की रिपोर्ट है? और क्योंकि चौतरफा अलग अलग बयानबाजियां हैं, कई कमेंट्स हैं कि ये हत्या भी हो सकती है, जहर देके मारने की कोशिश हो सकती है, तो सर विस्तार रिपोर्ट के बाद क्या कुछ किसी खुलासे की उम्मीद हम कर सकते हैं और भी ज्यादा डिटेल निकल कर आए? और विशेषकर ये किया क्यों जाता है? दूसरा रिपोर्ट में तो मेन चीज ये देखी जाती है कोई पॉइजन है कि नहीं है, खास करके देखने के लिए हार्ट के अंदर। इसको अगर हार्ट, देखिए अभी तक अगर हार्ट अटैक होता तो अब तक बता देते कि हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि हार्ट का जैसे पोस्टमार्टम करते हैं तो हार्ट का हिस्सा नेक्रोसिस हो जाती है, वो हिस्सा खून की नस नस बंद दिखती है, और खास करके हार्ट का वो हिस्सा जहाँ पे नस बंद हुई है वो अलग तरीके का कलर हो जाता है, तो पोस्टमार्टम वाले बता सकते हैं। इसका मतलब या तो उनको डाउट है इसीलिए उन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है, जी। वेटिंग फॉर रिपोर्ट। लंग्स की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्ट के अलावा मेरे ख्याल से हार्ट और लंग दोनों को रखा हुआ संभाल के उन्होंने, क्योंकि हाँ लंग्स के अंदर सर, लंग्स को लेकर सर क्लियरेंस आ गया है कि कहा गया कि शरीर में खून का थक्का, जिस पर हमने आपसे डिस्कस भी किया, वही पैर से लेकर फिर उनके फेफड़ों तक वो थक्का बना और उसके बाद इस तरह की मृत्यु की खबर आई थी। अच्छा, ये कंफर्म हो गया है। जी। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब डेथ, कॉज ऑफ डेथ इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ है जिससे डेथ हुई है। अभी विसरा की रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं क्योंकि विसरा से ये पता लग जाए एडिशनल एडिशनल कुछ पॉइजनिंग तो नहीं है, इसलिए वेट कर रहे हैं। तो मेरे द कॉज ऑफ डेथ इज वेरी क्लियर। इफ यू से कि अगर आ गया है कि खून का थक्का फेफड़े के नस में दिखा है, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। मैं आपको इससे दिखाना चाहूंगा, जैसे हार्ट है, अगर आप जी देख पाइए एक लास्ट बिल्कुल। प्रोग्राम में हार्ट के अगर आप देखेंगे, डॉक्टर विवेक दिख को रहा है फुल क्या स्क्रीन आपको? पर रखिए। बिल्कुल सर, आप क्लियर आ रहे हैं। मैं भी अपनी टीम से बोलूंगा फुल स्क्रीन पर आपको दिखाएं और हम थोड़ा क्लियर समझ पाएं। ठीक है, ये हार्ट का ये पूरा मॉडल है। आपको देख रहे होंगे जो ये मेरा हाथ है, इसमें ये वेंट्रिकल है, ये जो जो ये लाल नीला ये दिख रहा है, लाल, ये लाल, ये एओर्टा है, और ये है पल्मोनरी आर्टरी जो कि फेफड़े पे जाती है, जो ब्लू कलर की है। तो यही इसी में अगर खून का थक्का आगे जाके लंग्स में चला जाता है, जो लाल वाला है एओर्टा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है, ये वेनस, ये जो सब ये डार्क ब्लू है वो वेनस सप्लाई जा रही है राइट एट्रियम में, और जो ये लाइट ब्लू स्काई ब्लू है वो फेफड़े को जा रही है नस। तो ये फेफड़े को जो नस जा रही है राइट वेंट्रिकल से, अगर खून का थक्का जब आ जाता है तो वो फेफड़े को पूरा बद चोक कर देता है, शॉक चला जाता है, सडन डेथ होती है। आई थिंक समटाइम वी ऑलवेज कॉल कि दिल का दौरा पड़ा है, हो सकता है ये लंग अटैक से पेशेंट की डेथ होती है। तो ये अगर आपको ये विसरा में आ गया पोस्टमार्टम में कि फेफड़े में खून का थक्का पाया गया है, फेफड़े की नस में खून का थक्का पाया गया है, जी। और हार्ट को उन्होंने फिर भी इंटैक्ट रखा, वो विसरा रिपोर्ट दे वांट टू सी। ऐसा नहीं है कि सारे पल्मोनरी एम्बोलिज्म आल्सो लीड्स टू डेथ, वो भी देखना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ साथ कोई पॉइजनिंग भी हो, इसलिए विसरा के लिए वेट कर रहे हैं। सर, क्योंकि बचाव और लक्षण को लेकर भी सर खबर इस तरह के लोग में कह सकते हैं एक शंका होती है, वो समझना चाहते हैं क्या सर हमारी बॉडी पहले से कोई संकेत देना शुरू कर देती है इस तरह के, जब खून के थक्के वाली बात हम सुनते हैं? हाँ, ये पैर में सूजन आती है, कई बार पैर की सूजन को हम लोग उसको इग्नोर ना करें। अगर खास करके एक ही पैर में सूजन आ रही है, तो अगर एक पैर में सूजन आ रही है दैट मोर इंडिकेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, दोनों में आ रही है तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन दोनों में कई और कारण भी होता है, हार्ट फेलियर भी होता है, कई बार प्रोटीन कम हो जाता है, एनएसआर का होता है, या पेस्ट दिन भर खड़ा होता है, वेरी है।
तो ये अलग कारण होते हैं। लेकिन एक ही पैर में अगर सूजन आई है, दाएं हो जी चाहे बाएं हो, पैर मतलब ये तो एंकल के ऊपर नी से घुटनों से नीचे कहीं भी सूजन आ रही हो, एक पैर में आ रही हो, हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है, तो इसमें वीनस डॉपलर करके चेक कराएं और उसमें पता लग जाएगा क्या है। तो आपको बेड रेस्ट कहा जाता है, उसमें दवाई देते हैं, खून पतला रखते हैं और साथ साथ हम आईवीसी फिल्टर लगाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच है, मैंने लगाता हूँ रेगुलर। ब्रेन के अंदर एक फिल्टर लगाया जिससे कि पैर की नस से खून का थक्का ऊपर ना जा पाए, केवल खून जाए। इसको आईवीसी फिल्टर इज इंफीरियर वेना केवा फिल्टर, आईवीसी फिल्टर। जी। ये एक कुछ रेगुलर सर इलाज है। बुनियादी गलतियां भी क्या हम समझ सकते हैं कि कुछ आदतें हमारी ऐसी वो रोजमर्रा की जिंदगी की हो सकती है? दवाओं का जिक्र किया, कई बार इसमें जिम की ऐसी दवाइयां शामिल होती है, ऐसे स्टेरॉइड्स हो सकते हैं जो इस तरह के थक्कों को न्योता देते हैं। कोई और सर ऐसे जो शायद जिम भी नहीं जाता है, इस तरह की आलतू फालतू दवाइयां भी नहीं लेता, किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए भी और आम जिंदगी में भी उसको भी इस तरह की अगर समस्या हो सकती है, तो वो कौन सी गलतियां हम कह सकते हैं? नहीं, किसकी बात कर, जनरल बात, तो पब्लिक की बात कर हाँ रहे हैं सर, आप। जनरल पब्लिक के लिए, एक बात, एक रेगुलर इलाज कराते रहे, रेगुलर चेकअप करते रहे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। रेगुलर चेकअप, होल बॉडी चेकअप हर 6 महीने पे, यंग हो चाहे ओल्ड हो, वो कराए तो उसपे हम सारी बातें पकड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा भी एक पक्ष जो कि राजनीति के रूप से हम पेशेंट समझने की हमारे कोशिश, पेशेंट हैं। अरे बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, यही डॉक्टर साहब मैं कहूंगा फिर एक बार आप और थोड़ा सा क्लियर कर पाएं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और क्लियरेंस हमारे सामने है। यही संक्रमण जो कि फेफड़ों तक पहुंचा था, क्या इससे सहमत हो सकते हैं हम कि यही कारण हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का और मौत का? 90% समय तो सकते हैं। अगर जी। विसरा रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो इसका मतलब है कारण कॉज ऑफ डेथ। कोई अननेसेसरी पॉलिटिकल बातें ना करके हम ये सोच के सोचेंगे कि इनको एक ऐसी बीमारी हुई कि यंग लोगों में कॉज ऑफ डेथ है, और इसकी आगे लोग सीखे, जिससे कि खास करके जो यंग लोग हैं, वो जो जिम जा रहे हैं, मतलब मसल एनहांसिंग एक्सरसाइज दवाइयां खा रहे हैं, उनको रेगुलर वीनस डॉपलर कराते रहें। जी बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वन इंडिया को वक्त देने के लिए। अब हम दूसरे पक्ष की तरफ चलेंगे और वो पक्ष है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चल रहा है, उस पर बात करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए फील्ड से हमारे 2 रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे अगले कुछ मिनटों में। हमारे साथ फिलहाल केशव जी स्टूडियो में हैं। अच्छी पकड़ है इनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, लगातार लंबा वक्त बिताया है उन्होंने फील्ड पर भी। सर आपसे समझने की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव और प्रतीक यादव, जिनको लेकर अक्सर सुनने में आया कि बहुत अच्छे रिश्ते तो इन दोनों के नहीं थे, लेकिन सुबह सुबह जिस तरह का अखिलेश यादव का बयान आया कि मैंने पहले भी उन लोग को वार्न किया था, यानी कि प्रतीक यादव को, अपर्णा यादव को, कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, तो क्या कहीं ना कहीं उन्हें भी इशारा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है? और इसी के साथ सर कई कमेंट्स, कई रील्स जिसमें दावा किया जा रहा है कि जहर देकर मार दिया गया। अपर्णा से बातें लिंक की जा रही है कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच कलह चल रही थी, कुछ वक्त दोनों अलग रहे। गोवा से कई वीडियोस, कई रील आए प्रतीक यादव के, जहां पर वो टाइम पास कर रहे थे, थोड़ा चिल करते नजर आ रहे थे, और फिर सीधे वो हॉस्पिटल में नजर आए। बिल्कुल मुकुंद, सबसे पहले तो विसरा रिपोर्ट की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। विसरा रिपोर्ट आने के बाद जो आपका दूसरा प्रश्न था कि पॉइजनिंग का केस है, कुछ ऐसे इसमें षड्यंत्र है उनकी मृत्यु में, तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। बहरहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि शरीर पर कोई चोट के निशान मौजूद नहीं है, कोई और लक्षण नहीं देखे गए हैं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर का सवाल इसमें पैदा नहीं होता है। हाँ, अब कुछ पॉइजनिंग का केस अगर हो सकता है तो वो विसरा रिपोर्ट की जांच के बाद वो भी स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल उन संभावनाओं पर अभी इस वक्त विचार करने का मेरे ख्याल से कोई अर्थ नहीं बैठता है। हालांकि प्रतीक यादव की जो जिंदगी रही है, उनका जो निजी और पारिवारिक जीवन रहा है, वो एक मिस्ट्री की तरह रहा है। मुकुंद जी, आप ये समझिए कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में प्रतीक यादव एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है जी। बाकी सारे लोग 18 वर्ष से ऊपर के सारे लोग किसी न किसी पद पर चयनित हो चुके हैं पॉलिटिकली, चाहे लोकसभा के लिए हो, राज्यसभा के लिए हो, विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए, बोर्ड और निगमों के लिए, जिला परिषद के लिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उनका एक राजनीतिक क्रियाकलाप भी देखा जा रहा है। प्रतीक यादव कंप्लीटली उससे अलग रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा बिष्ट एक जमाने में हुआ करती थी, फिर प्रतीक से विवाह के बाद वो अपर्णा यादव हुई। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है। समाजवादी पार्टी में शायद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही थी, फिर उन्होंने अपने रास्ते बदले, एनजीओ के माध्यम से फिर वो भारतीय जनता पार्टी के करीब पहुंची और
उम्मीद तो एक ही जा रही थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें किसी सीट से भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, लेकिन उन्हें अब तक वो मौका नहीं मिला। लेकिन यह भी एक सच है कि वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं ऑन रिकॉर्ड। अब आते हैं इनके पारिवारिक जीवन में, तो किसी के पारिवारिक जीवन में ताक झांक का वैसे तो हमारे पास कोई नैतिक अधिकार नहीं होता है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये लोग सेलिब्रिटी हैं, एक सामाजिक व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो इनकी कोई बात निजी नहीं रह जाती है। हमने देखा कि पिछले दिनों, अगर मुझे तारीख अच्छी तरह से याद है, तो 19 जनवरी थी, इसी साल की 19 जनवरी 2026, एक ट्वीट पोस्ट हुआ था इसी प्रतीक यादव के ट्विटर हैंडल से, माफ करें अब वो एक्स हो गया है, तो एक्स हैंडल से ये पोस्ट हुआ था, जिसमें संभावित तलाक की बात कही गई थी अपर्णा यादव से। फिर सामने अपर्णा भी आती हैं, प्रतीक भी आते हैं, और दोनों ही इस बात का खंडन करते हैं। तो सामाजिक रूप से और कानूनन भी, लीगली और सोशली, आज भी प्रतीक यादव के आखिरी सांस तक प्रतीक और अपर्णा पति पत्नी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भी कोई और तीसरा एंगल नहीं देखा जा सकता। हाँ, अब जो पारिवारिक कलह का एंगल आ रहा है, या फिर ऐसा अपर्णा यादव को असंवेदनशील बताया जा रहा है, पति के मृत्यु के अंतिम समय में उनके साथ नहीं रही, ये सब पारिवारिक कारण है, अलग अलग वजह से हो सकता है कि प्रतीक लखनऊ में है, अपर्णा हो पार्टी के काम से दिल्ली में है। आपसी खींचातानी किस लेवल पे था वो किसी को पता नहीं है। तो मुझे लगता है ये विमर्श जो मीडिया में आ रहा है कि पारिवारिक जीवन उनका अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वो तनाव में थे, डिप्रेशन में थे। अगर आप किसी भी विवाहित, ये बात बहुत ही मतलब अजीब है, लेकिन आप किसी भी विवाहित कपल के पास जाएं और पूछें तो सबके पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ तनाव तो रहता ही है, लेकिन इस वजह से कितनी मृत्यु होती है इसका कोई आंकड़ा नहीं अवेलेबल है। इसलिए प्रतीक के दुखद निधन को भी इस विषय से जोड़ना मेरे ख्याल से और हाल फिलहाल में जिस तरह की खबरें थी, मुझे लगता है उससे और बल मिला है। बहरहाल हमारे साथ शिवेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। शिवेंद्र सर फील्ड पर सुबह से मौजूद हैं और बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बेशक है, लेकिन सपा के कई समर्थकों से इन्होंने बात की। इसके साथ ही बीजेपी के कई लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता भी उस शोक सभा में नजर आ रहे थे, जहां पर प्रतीक यादव को ले जाया जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जस्ट बाद। शिवेंद्र सर, क्या समझ आया आपको लोगों से बात करके, सपाइयों से बात करके? मामले को कितना आप समझ पाए? जैसा कि केशव सर ने भी हमें बताने की कोशिश की कि दोनों के बीच कलह हो ना हो, लेकिन बीते दिनों जिस तरह की बातें चल रही थी उससे एक अंदाजा लगा लिया जाता है कि कलह ही वजह हो सकती है, शायद इसमें कोई साजिश है, कोई हत्या का एंगल हो सकता है। आपकी समझ कितनी बता रही है, और लोगों के बीच जो पूरी शंकाओं का बाजार है वहां से क्या समझ आया? मुकुंद, देखिए, प्रतीक यादव जिस राजनीतिक फैमिली से थे वो कोई छोटी मोटी राजनीतिक फैमिली नहीं है। वो देश के बड़े राजनीतिक परिवारों में आते थे और वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र। ये बात अलग है कि वो जो मौजूदा मतलब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं उनसे उनके सौतेले भाई हैं। पर यहाँ पर हमने ये देखा, जो हमने समाजवादी पार्टी की निकटता देखी और जो देखा, हालांकि प्रतीक यादव की मां भी राजनीति में नहीं थी, लेकिन उनके सगे मामा विधायक बने हैं और मुलायम सिंह की कृपा से बने हैं। ये चीज देखी है। कुल मिला के ये है, इसकी जो अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा नजदीकी नहीं रहे हैं, और वो एक सामान्य सी बात है, किसी भी इस तरह के रिश्ते में ये दिक्कत आ सकती है। लेकिन आज हालांकि अखिलेश यादव का जो बयान आया है, उस बयान को हम देखें, सबसे पहले डिंपल यादव भी पहुंची, लेकिन अखिलेश यादव के बयान में मैं राजनीतियों का बयान के एक एक शब्द पे गौर करता हूं, और अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति जब बात कहते हैं, और अभी पिछले कुछ समय से वो बहुत ही वाक्पटुता में बहुत ही प्रवीण साबित हुए हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हम कानूनी पहलुओं पर भी विचार करेंगे। ये शब्द क्या मायने रखता है? हालांकि पोस्टमार्टम होना जरूरी था, क्योंकि कोई भी कानूनी कदम अगर भविष्य में आता है तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उसका कुछ नहीं हो सकता। आज जो पहले देखिए, यहाँ पर दो रिपोर्ट ऐसी आई जिनमें आपस में विरोधाभास है। सुबह जब बात आई तो जब वो सिविल अस्पताल में गए थे, जब उनका ड्राइवर सिविल अस्पताल जाता है प्रतीक यादव का, और वहां से वो मदद मांगता है, तब वहां के जो ईएमओ होते हैं, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो स्वयं जाते हैं और भेजते हैं, तो प्रतीक यादव मृत पाए जाते हैं। उसके बाद जब वो ला करके उनकी जांच करते हैं,
तो वो बताते हैं कि उनके पैरों पर चोटों के निशान थे। ये एक बात है। लेकिन उसके बाद जब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, चूंकि ये पोस्टमार्टम का जब पहला दिन होता है, तो पोस्टमार्टम जिस समय होता है उस समय सारी बातें सामने नहीं आती है। उस समय क्या देखा जा सकता है? उस समय फिजिकल चोट देखी जा सकती है, उस समय जो और ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उस समय डॉक्टर निकाल सकते। डॉक्टर साहब ने बताया वो बड़ी बड़ी चीजें, जैसे हार्ट की बात, ये सभी चीजें दे सकती हैं। लेकिन इनके पीछे बहुत से कारण, भी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, खून का थक्का जो है वो दिल तक जाना, फेफड़ों तक जाना या दिमाग तक जाना, इस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक, या ये जो फेफड़ों का भी एक हमने नया लंग अटैक का नाम दे दिया है। डॉक्टर साहब भी कह रहे थे ऐसा नहीं होता, लेकिन हम इसको नाम दे सकते हैं। तो यहां से ये सब चीजें जो बातें होती हैं, तो क्या हम अगर इसको और गहराई में देखें, क्या पैर की किसी चोट में वो वहां तक गया? दूसरी बात, उनकी निजी जिंदगी भी है, जिसमें 19 जनवरी 2026 में जो उनका वो ट्वीट है, जिसमें वो कहते हैं कि अपनी पत्नी अपर्णा यादव के लिए कि वो अपने ही लिए सोचती हैं, अपने बारे में सोचती हैं, परिवार को बर्बाद कर दिया है। लेकिन उसके बाद वो ट्वीट को डिलीट करते हैं और कहते हैं सुलह हो गई है, नाराज हो गया। यानी काफी बेचैन इंसान ये रहा है। इस इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा उथल पुथल, और मैं कहता हूं कहीं ना कहीं परिवार से दूरी भी इस व्यक्ति ने काफी लंबे समय झेली है। और ये सारी चीजें अवसाद का कारण बनती है। हालांकि व्यापारिक रूप से वो बहुत ज्यादा सफल भी थे, कभी कभी वो खुश भी दिखाई देते थे, लेकिन ये इंसान की चीजें बड़ी। लेकिन बड़ा कारण यह था, क्योंकि वो ऐसी जो सर्कमस्टांसेस, तमाम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मेरा ऐसा मानना है इस मौत को जब तक कि पूरी जांच ना आ जाए सामान्य मौत के रूप में नहीं देखना चाहिए, संदिग्ध मौत के रूप में देखना चाहिए। राजनीतिक परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि विपक्षी दल, आपकी पार्टी के अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में बीजेपी में जाने के बाद से काफी इस परिवार को परेशानी देखना पड़ सकती है। आगे क्या क्या होने वाला था, वो इंटरनल बातें, अभी इतनी अंदर की बातें शायद हम लोगों को ना पता लग केशव जी, पाए, लेकिन जब जांच रिपोर्ट होगी के तब आधार उसका पे पता। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सर, रिपोर्ट क्योंकि हमारे पास आ गई है अभी, डॉक्टर्स भी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते और डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि फिलहाल कोई चोट के निशान नजर नहीं आ रहे हैं। मौत की सटीक वजह अभी इन्हें भी नहीं पता चली है। पोस्टमार्टम का एक हिस्सा ये जरूर बताता है कि फेफड़ों में खून के थक्के जमा हुए, उसके बाद कार्डिक अरेस्ट जैसी स्थिति बनी, लेकिन मौत का कारण वही है, कार्डिक अरेस्ट है, वो भी नहीं क्लियर किया गया। इसके साथ ही सर, हमने अभी डॉक्टर साहब से भी समझने की कोशिश की थी, डॉक्टर विवेक हमारे साथ जुड़े थे, कि विसरा रिपोर्ट की तरफ इशारा है। डॉक्टर ने कहा है भी हम विसरा रिपोर्ट का इंतजार करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ठीक बाद, यानी कि अभी कोई जल्दबाजी ये नहीं करना चाहते। तो सर, संदेह यहां से क्या बढ़ता हुआ कुछ नजर नहीं आता? मुझे मुकुंद संदेह इस बात से हो रहा है, और अगर मैं रिपोर्ट कर रहा हूं या मैं किसी चीजों को देख रहा हूं, तो हमारा काम भी है थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से चीजों को देखना। तो उसमें जब सुबह हमारे पास कई लोगों के बात होती है, कई बातें आती हैं, तो उसमें पैर में चोट की बात कही जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उस बात को नहीं, यानी कि विरोधाभास वाली रिपोर्ट आती है, और ये कहा जाता है कि चोट पुरानी हो सकती है, पुरानी हो सकती है चोट, ये भी हम मानते हैं। लेकिन हो सकता है सुबह तुरंत देखने में डॉक्टरों ने किस तरह की चीजें देखी हो, क्या हो, या उन्होंने क्यों इस चीज को, वो दूसरे डॉक्टर थे, पोस्टमार्टम करने वाले दूसरे डॉक्टर हैं, ये भी एक बात है। लेकिन जब चीजें बदलती हैं, जब बयानों में विरोधाभास आता है, तो हम जैसे लोग जो दूर बैठे हैं, जो वहां पर नहीं, ना तो पोस्टमार्टम की जगह ना उस बॉडी को देखा है, तो इन विरोधाभासों से बयान अंदाजा जरूर लगाते हैं कि है। फिलहाल उसके बाद में एक सामान्य सी बात है, वहां पे तमाम रिपोर्टर्स ने सवाल भी पूछा, क्या जहर देने की कोई बात आ रही है? तो उन्होंने ये कहा कि ये विसरा रिपोर्ट, ये बात भी सच है। इसको दोनों तरह से लिया जा सकता है। एक सामान्य सी बात है कि किसी व्यक्ति को अगर जहरा दिया गया है, तो अगर उसके ऐसा कोई जहर दिया गया है जिसके उस समय, उसकी मौत के दौरान या उस समय कोई जी बिल्कुल केशव जी, केशव जी का कुछ टेक्निकल ग्लिच लग रहा है। बहरहाल अब चलते हैं हम आपको लखनऊ लेकर सीधे, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई है प्रतीक यादव की, लेकिन अभी तक मौत की सटीक वजह क्या है इस और डॉक्टर इशारा नहीं करना चाहते। जितना बड़ा वो नाम है, अपर्णा यादव के पति हैं, मुलायम सिंह यादव के सौतेले बेटे हैं, तो वक्त पूरा लिया जा रहा है तमाम संदेहों को, तमाम शंकाओं को दूर करने के लिए। अभी विसरा रिपोर्ट की ओर इशारा है, जहां पर किडनी, आंतें, पेट और दूसरे अंगों से भी जांच के सैंपल्स लिए जाएंगे। क्या किसी तरह की हत्या की शंका है, साजिश है, और दूसरे भी तमाम कारणों पर जांच की जानी है। बहरहाल लखनऊ से हमारे रिपोर्टर पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज मिश्रा ने हमें रिपोर्ट भेजी है। क्या है माहौल वहां का, और कैसे सफाइयों के बीच नजर आ रहा है पूरा ये शोक का मंजर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह सुबह प्रतीक यादव, जो मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई की मौत की
हो गई है और उसकी वजह से जो है पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। प्रतीक यादव का यहीं पे थोड़ी दूर पे बगल में आवास है, वहां पर उनकी डेड बॉडी मर्चरी से आ चुकी है और पोस्टमार्टम हाउस आने के बाद जो है डेड बॉडी यहाँ उनके आवास पर रखी गई हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर राजनीतिक दल के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका वहां जमावाड़ा हो चुका है। साथ ही डिम्पल यादव की बात करें तो वो भी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा अपर्णा यादव जो असम गई हुई थी वो भी आ चुकी हैं। यहाँ पर अगर ठीक हमारे पीछे देखेंगे आप, गाड़ियों का एकदम काफिला लगा हुआ, जमावाड़ा लगा हुआ है। यहीं पर थोड़ी दूर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास है, वो भी प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी शोक जाहिर किया है। इसके अलावा अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें डिप्टी सीएम के अलावा तमाम ऐसे जो बड़े नेता हैं या विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उन्होंने प्रतीक यादव की मौत पर जो है गहरा शोक व्यक्त किया है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे उनके आवास पर पहुंच करके जाना हो, वो भी है। प्रतीक यादव का इसी यहाँ पे जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पर उनका आवास है, जहाँ पे उनकी डेड बॉडी रखी हुई है। इसके अलावा इसी रोड पे जहाँ पे आप इस समय देख रहे होंगे साफ सफाई हो रही है नगर निगम की तरफ से, यहीं पर थोड़ी दूर पर जो घाट है उसी घाट पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर अंतिम संस्कार को किया जाना है। वहां पर घाट पर ढेर सारी पुलिस तैनात कर दी गई है। और इसके अलावा अगर हमारे ठीक पीछे अगर प्रतीक यादव के आवास की अगर हम बात करते हैं तो प्रतीक यादव के आवास के बाहर भी क्योंकि राजनीतिक बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो सब आ चुके हैं, उसकी वजह से वहां पर भी सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। अब आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, जो अपर्णा यादव बिस्ट जो मुलायम सिंह की छोटी बहू थी, उन्हीं के पति प्रतीक यादव का जो देहांत हुआ है वो कहीं न कहीं अपर्णा यादव से लेकर के पूरे जितने भी उनके जानने वाले हैं या उनके परिजन हैं उनके लिए बहुत ही दुख की घड़ी है इस समय। और अपर्णा यादव अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कलह की बात भी देखने को सामने आई थी। प्रतीक यादव का जिम और इसके अलावा बिजनेस जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ था। हालांकि अखिलेश यादव ने सुबह ही एक बयान दिया था, उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि बिजनेस में लॉस की वजह से भी प्रतीक यादव जो है काफी परेशान रहते थे और अखिलेश यादव उन्हें बार बार समझाते थे कि वो आगे बढ़े, वो तरक्की करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने भाई प्रतीक यादव की मौत पर जो है उन्होंने गहरा शोक व्यक्त किया है और दुख प्रकट किया है। सुबह सुबह जब ये घटना हुई थी उसके बाद उनको उनके दोस्त और उनके ड्राइवर, उनके कुछ सहयोगी सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था और केजीएमयू के जो मर्चरी है वहां पर उनका पोस्टमार्टम करा करके उनके आवास पर यहाँ पर उनकी डेड बॉडी को ला करके रखा गया है। वहां पर जमावाड़ा लगा हुआ है, राजनीतिक चाहे दल के कोई विपक्षी हो, चाहे सत्ता दल के लोग हों या स्वयं समाजवादी पार्टी के लोग हों, वहां पर नेताओं का जमावाड़ा लगा हुआ है, कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसके अलावा जो उनके जानने वाले या उनके परिजन हैं वो सारे लोग भी वहां पर मौजूद हैं। अगर यहाँ की बात छोड़ करके अगर इटावा की बात करें तो इटावा में भी जो उनका पैतृक स्थान है मुलायम सिंह यादव, जहाँ पर उनका एक अपना एक अलग वजूद रहा और इटावा से चल करके या लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश और पूरे देश में मुलायम सिंह यादव को लोग जानते हैं। प्रतीक यादव का इटावा में भी उनके जो सैफई उनका गांव है वहां पर भी आज की डेट में आज वहां पर भी शोक की लहर है। और प्रतीक यादव की मृत्यु के बाद कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से लेकर के अपर्णा यादव और जो उनके परिजन हैं वो लोग सभी लोग शोकाकुल हैं और सभी लोग हैरान और परेशान उनकी मौत को लेकर के जरूर हैं। बिल्कुल केशव जी, 38 साल की उम्र बहुत ज़्यादा इसको उम्र आप कह नहीं सकते, एक जवान इंसान और वो इंसान जिसके पीछे पूरा परिवार भी है, शादीशुदा इंसान है। अक्सर देखा जाता है कि और ज़्यादा जिम्मेदारियों में लिप्त माना जाता है। अपर्णा यादव का भी कोई रिएक्शन नहीं आया, वो भी आपको सुनाएंगे। बहरहाल ये थे हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा जिन्होंने लखनऊ से सीधे हमें रिपोर्ट भेजी है किस तरह की तैयारियां आप कह सकते हैं अंतिम संस्कार को लेकर। केशव सर, एक और दिलचस्प वाकया जो कि बहुत सारे लोग हम में से नहीं जानते, हमने अपने दर्शकों के लिए वो वीडियो भी बनाया था जिसमें मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं है प्रतीक यादव, इस बात का जिक्र था। वो बेटे कैसे नहीं है, आखिर कौन सा रिश्ता है, सौतेला शब्द जो बार बार इस्तेमाल होता है अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव और मुलायम सिंह यादव के सौतेले बेटे कैसे बने प्रतीक यादव। सर, वो क्या कहानी है, साधना गुप्ता जी की एंट्री कैसे होती है और जिस सौतेलेपन की बार बार बात हो रही है, ये कहां से पूरी कहानी शुरू हुई?
जिस सौतेलेपन की बात हो रही है, खासकर हम जो सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से वो जो पारिवारिक रिश्ते में सौतेलापन है उससे कहीं ज्यादा ये राजनीतिक सौतेलेपन की बात मीडिया में सरफेस हो रही है। बहरहाल चलते हैं, अगर आपको इनकी पारिवारिक किस्से में इंटरेस्ट है या फिर हमारे दर्शकों के लिए भी ये बताना जरूरी है कि कैसे इनमें भाई का रिश्ता है और किस तरह से दोनों सगे भाई नहीं हैं, कैसा रिश्ता है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के सबसे बड़े बेटे हैं, मुलायम सिंह की पहली पत्नी से। जी। और प्रतीक यादव मुलायम सिंह के बायोलॉजिकल सन नहीं है। प्रतीक के जैविक पिता नहीं है मुलायम सिंह यादव, और मां भी वो नहीं है जो अखिलेश की मां है। जी। प्रतीक यादव बायोलॉजिकली पुत्र हैं साधना गुप्ता और चंद्र प्रकाश गुप्ता के। चंद्र प्रकाश गुप्ता एक सज्जन और एक महिला समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता रहती हैं, साधना गुप्ता उनके पुत्र हैं। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता रहते हुए धीरे धीरे वो मुलायम सिंह यादव के करीब आती हैं और फिर एक समय में दोनों एक दूसरे में जुड़ाव महसूस करते हैं। साधना गुप्ता चंद्र प्रकाश गुप्ता से अलग होकर साल होता है 1986 जी, जब उनकी शादी होती है मुलायम सिंह यादव से। तब तक इनका जन्म हो चुका होता है प्रतीक यादव, और प्रतीक यादव को मुलायम सिंह अडॉप्ट करते हैं, उन्हें अपना बेटा मानते हैं। इनफैक्ट मुलायम सिंह की विरासत के हिस्सेदार हैं प्रतीक यादव। तो दोनों का रिश्ता इस तरह से है। चूंकि मुलायम सिंह यादव जो कि अखिलेश यादव के पिता हैं, उन्होंने प्रतीक यादव को अंगीकार किया है, उन्होंने उसे अपना पुत्र बनाया है, तो इस हिसाब से अखिलेश के वो भाई हैं। लेकिन अगर पारिवारिक रिश्ते की कसावट की बात देखी जाए, जिस तरह से अखिलेश अक्षय यादव के करीब रहे हैं या शिवपाल के जो पुत्र हैं उनके साथ इनके जितने संबंध रहे हैं मधुर गहरे, या फिर राम गोपाल यादव के परिवार और अक्षय माफ करें अखिलेश यादव के बीच जो संबंध रहा है, वैसी कसावट प्रतीक यादव के साथ देखने को नहीं मिली। अब देखिए अखिलेश जी का आज जो ट्वीट आता है उसमें क्या कहते हैं कि 2 महीने पहले उनकी भेंट हुई थी प्रतीक से, तब उन्होंने कहा था कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अब अखिलेश एक मंझे हुए राजनेता तो हैं ही, और निश्चित रूप से जैसे भी वो मुलायम सिंह के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं। इस जनरेशन में मुलायम सिंह के परिवार में वो सबसे बड़े हैं, तो उन्हें अपना कर्तव्य तो निभाना है ही। कोई भी अगर छोटा भाई क्या, अगर कोई ऐसा स्कूल का जूनियर भी मिल जाए तो उसे भी ऐसी सलाह देते ही हम। तो राजनीतिक रूप से प्रतीक यादव कहीं भी मैदान में नहीं रहे, और ये राजनीतिक सौतेलापन ही है जिसकी ज्यादा चर्चा हुई है मीडिया में। पारिवारिक संबंध तो ऐसे ही कोई किसी के करीब होता है, कोई किसी के दूर होता है। मुझे नहीं लगता है कि किसी के पारिवारिक जीवन पर बहुत ज्यादा चर्चा और टीका टिप्पणी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहानी सिर्फ इसलिए बताई ताकि पाठक समझ सके कि अखिलेश और प्रतीक में क्या रिश्ता था। बिल्कुल, दोनों मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं तो किस तरह, नहीं है तो किस तरह। अखिलेश पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अखिलेश ने मतलब मुलायम सिंह का राजनीतिक उत्तराधिकार भी लिया हुआ है। रही बात प्रतीक की, तो वो किस्सा अभी उत्तर प्रदेश के जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, पद संभाला है, और अब लगातार समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला मोर्चा भी संभालते नजर आते हैं। पंकज हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़े हैं। पंकज, आपसे समझना चाहेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अभी भी आधी अधूरी बात बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मौत के कारण अभी भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, विस्तार रिपोर्ट बाकी है, हार्ट को प्रिजर्व रखा गया, यानी कि अभी और भी जांच की जानी है। आपको क्या माहौल समझ आ रहा है? सपाइयों के बीच क्या चर्चा है? जो हत्या, साजिश और इस तरह की मौत, वो चाहे बीमारी से हुई हो, आपको क्या बातें निकलकर सामने आती नजर आ रही है? क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक, प्रतीक के समर्थक, अखिलेश के समर्थक, या फिर बीजेपी के भी कई नेता पहुंचे हैं लखनऊ, तो उन लोगों के बीच से क्या समझ आया? देखिए, बिल्कुल आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय हम जो खड़े हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, इसी के ठीक पीछे जो है बगल ठीक सामने जहाँ प्रतीक यादव की डेड बॉडी उनके आवास पर रखी हुई है, वहीं पर हम मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है रिटर्न हुआ है वापस से पांचकाली दास के लिए। मुख्यमंत्री वहां से मिल करके जहां पर पार्थिव शरीर रखा हुआ, वहां से लोगों से भेंट करके और शोक संवेदना व्यक्त करके लौटे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है बहुत काफी भीड़ लगी हुई थी, काफी वीवीआईपी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा
जो बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हैं, जिनका उस परिवार से उनका व्यक्तिगत ताल्लुकात रहा है, या फिर जो उनसे जुड़े रहे हैं, या खास करके जो अपर्णा यादव की बात अगर करें, जो प्रतीक यादव की पत्नी है, उनसे जिसका लगाव था, वो सारे लोग जो है अभी मौजूद हैं वहां पर मौके पर। और यहाँ पर अभी भी जो प्रतिक्रिया की जो आप बात कर रहे हैं कि जो क्या प्रतिक्रिया है, तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां तक आज ये जो पूरा विक्रमादित्य है, यहाँ पर चाहे वो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस से जुड़ा हुआ नेता हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, तो आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने जो ये पार्टी से जुड़े हुए या मुलायम सिंह ऐसे ताल्लुकात रखते हुए जिनका पारिवारिक एक रिश्ता नाता रहा है, आज उस दृष्टिकोण से लोग लिख रहे हैं। और राजनीतिक प्रक्रिया है, फिलहाल अभी कोई कमेंट यहाँ पर किसी ने नहीं किया है। और जो दुख है वो दुख लोग व्यक्त जरूर कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी जो कम उम्र है, 38 साल की उम्र है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को राजनीतिक सभी चीजों से दूर रखते हुए एक सामान्य जीवन और एक सामान्य तरीके से अपने आप को ढालने का प्रयास किया और अपनी मेहनत और बलबूते के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास किया, ये तमाम चीजें जो है उस बात को लेकर के जरूर जो है यहाँ पर चर्चाएं सुगबुगाहट आपस में जरूर लोग विशेषकर मैं पोस्टमार्टम को लेकर थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे कि पोस्टमार्टम को लेकर क्या कोई खास अपडेट आपको, क्योंकि आप ग्राउंड पर है और लगातार आप सफाइयों के बीच होंगे, जो भी शोक की घड़ी में वहां पहुंचे हैं, तो क्या कोई सटीक ऐसी बात, कोई ऐसा कारण, कोई ऐसी बीमारी आपकी नजर में वहां लोगों की बातचीत में समझ आया कि हाँ इस वजह से अब प्रतीक यादव नहीं रहे? जी जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर 2-3 चीजों का जो है सुबह से ही चर्चा बनी हुई है। चर्चा एक सबसे पहली ये है कि जिस तरीके से सिविल हॉस्पिटल लाया गया और सर पे चोट के निशान थे, उसको लेकर के उनके साथ जो लोग आए थे उन लोगों ने, जैसा कि बातें सामने आई हैं कि वो उसमें से कुछ आशंका थी कि कहीं चोट के जो निशान है उसकी वजह से ये घटना हुई हो। इसके अलावा जो है रिपोर्ट आना जब हो गया है और आने के रिपोर्ट से वो सामने जो आए हैं, उसके बाद भी फिलहाल खुल करके बात कहने के लिए नहीं तैयार है। हाँ ये जरूर है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक अपने बयान में उन्हें यहाँ पर एक बयान दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा एक शक की सुई भी घूम जाती है कि आखिरकार का ये बयान, उन्होंने कहा कि परिवार जैसा चाहे या फिर कानूनी जो रास्ता अपनाना होगा उसको परिवार जो है कर सकता है। तो ये तमाम बातें जो हैं फिलहाल अभी सस्पेंस तो एक जरूर क्रिएट कर ही रहे हैं, लेकिन जहां तक अभी ये बात आ रही है कि मौत का कारण क्या है, तो वो भी अभी तो फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी प्रकार का कोई भी बयान इस तरीके से नहीं आया है। और साथ ही में अभी जो परिजन है या उनके परिवार के लोग हैं या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनकी तरफ से भी अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है जिससे किसी परिणाम पर या किसी बात को बहुत जल्द बोल देना, वो भी एक जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ जी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की बात करें, या यहाँ पर जो है कांग्रेस की जो है प्रमोद तिवारी जी की जो बेटी है आराधना मिश्रा मोना, इसके अलावा जो है अब्बास अंसारी से लेकर के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा पहुंचा है। बिल्कुल पंकज, समय की थोड़ी सी कमी है और आप बिल्कुल नजर बनाए रखिए वहां पर, तमाम जानकारी पंकज हमसे साझा करते रहते हैं और आगे भी नजर जोड़ने की कोशिश करेंगे। शिवन जी, आपके पास अंतिम सवाल के साथ आना चाहूंगा। सवाल ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि चोट के कोई निशान नहीं है। पंकज जो कि ग्राउंड पर है, लोगों से लगातार उन्होंने सुना, दोस्तों यारों से बात की प्रतीक यादव के, और उनका कहना है कि सिर पर चोट के निशान थे जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। तो ये एक बार फिर उसी संदेह शंका की ओर इशारा नहीं करता? शिवन जी ठीक है, लगता है शिवन जी से भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। केशव जी, आपसे ही समझना चाहूंगा। बिल्कुल, और जो हमारे तक जानकारी पहुंची है मुकुंद, उसमें बताया गया है कि ये किचन में गिरे हुए पाए गए थे, अपने किचन में। तो हो सकता है जिस चोट के निशान की बात कही जा रही है, शायद वो किचन में गिरने की वजह से चोट आ गई होगी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि बाहरी चोट मौजूद नहीं है शरीर पे, तो हमें वही मानना चाहिए। कहने की बहुत सारी बातें होती है, आती है जाती है, बहरहाल हमें इंतजार करना चाहिए बिस्रा रिपोर्ट का। उसमें सब पता चल जाएगा कि क्या पॉइजनिंग भी हुई थी या फिर यह एक ऐसी दुर्घटना थी जिसका सदमा अब यादव परिवार के साथ
ही रहेगा। बिल्कुल, शिवन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवन सर, यही सवाल आपसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि किसी तरह के चोट के निशान नहीं है, लेकिन जब दोस्तों से बात हुई और तमाम जो सपा समर्थक है जो हॉस्पिटल पहुंचे थे, प्रतीक यादव को जब हॉस्पिटल ले जाया गया था तब उनके सर पर चोट के निशान थे। केशव जी ने भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि उनको कहा गया कि वो किचन में गिरे हुए पाए गए थे, उनको कोई अटैक आया हो सकता है, किस तरह की बीमारी हो सकती है। तो सर, इसको कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो साफ कह रही है कि किसी तरह के निशान नहीं थे और समर्थक साथी परिजन कह रहे हैं कि निशान थे चोट के। ये को रिलेट नहीं हो पा रही सर बात। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल मुकुंद हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं इस बात को इस तरह से लेता हूं, जो केशव जी की बात है उसमें भी दम है। दम यह है कि चोट के निशान वहां हो सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब सिविल अस्पताल गए थे, वहां के जब ईएमओ वहां पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि चोट है, अभी और भी लोग बता रहे हैं चोट है, तो मैं क्या वो चोट किसी भी वजह से लगी, गिरने से लगी, उठने से लगी, रसोई में गिरने से लगी, बाथरूम में गिरने से लगी, चोट के बारे में विवरण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होना चाहिए। बिल्कुल। केजीएमओ के 3 सदस्यों का इसमें एक दल बनाया गया था, जिसमें इसमें पांडे डॉक्टर भी थी और तमाम लोग थे। उन्होंने इनका पोस्टमार्टम किया और उनका एक और उनको सुपरवाइज कर रहे थे डॉक्टर। तो कुल मिलाकर पैनल तो पूरा बना हुआ था। अब ये एक चीज है, ये डॉक्टर समझ कि उन चोटों को वो किस तरह से लेते हैं। क्या वो इस तरह से लेते हैं कि जो मारने की चोटों को अलग तरीके से पहचानते हैं, उस तरीके से लेते हैं? डॉक्टरों का अपना नजरिया क्या है? क्या वो सामान्य गिरने की चोटों को उन्होंने पहचान लिया, उसको जिक्र इसलिए नहीं किया? लेकिन मेरा मानना यह है, मैंने जितना अपने जीवन में क्राइम रिपोर्ट या इस तरह की चीजें देखी हैं, तो वो चोट चाहे गिर के कैसे भी लगी हो, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट का निशान है तो उसका, अगर वो ताजी चोट है तो उसका जिक्र होना चाहिए। और ये दो बातें जो हैं, इनसे थोड़ा सा संदेह हो रहा है। हो सकता है हम ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब चोट के निशान डॉक्टर ने देखे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं है, ये सवाल जरूर है। और जिस तरह से मौत हुई है, जिस कम उम्र में मौत हुई है, और जिस तरह के अखिलेश यादव का बयान है कानूनी कार्रवाई की बात को लेकर, कानूनी रास्ते को लेकर के, वो तमाम चीजें ये हैं कि कहीं ना कहीं ये दोनों अभी संदिग्ध मौत है, इसको सामान्य मौत नहीं माना। और एक बात और मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा, खुद ही बयानों से क्या पता लगता है कि जब अगर वो कह रहे हैं कि वो परेशान थे अपने व्यवसाय को लेकर के, किस चीज को लेकर परेशान थे, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि परेशान थे इसलिए मौत हो गई? तो ऐसे परेशान आदमी की मौत कैसे होती है? क्या उसका कोई तरीका होता है? क्या जो डॉक्टर बता रहे हैं कि खून का थक्का जाकर के चला जाता है और वहां से फेफड़े का, तो ये दोनों बातें आपस में नहीं मिलती हैं। एक बात आप कहिए, ये एक स्वास्थ्य समस्या थी, उसकी वजह से मौत हुई, तो उसको आप किसी भी उनकी परेशानी से नहीं जोड़ सकते, उनके अवसाद से नहीं जोड़ सकते, उनके व्यवसाय से नहीं जोड़ सकते, उनकी पत्नी से जो उनकी तलखी रही है उससे नहीं जोड़ सकते। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं इस मौत की वजह वो हो सकती है, तो फिर मौत नॉर्मल नहीं हो सकती, मौत प्राकृतिक मौत नहीं हो सकती, मौत किसी बीमारी के हेल्थ इशू की वजह से नहीं हो सकती। तो ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे का, एज ए वकील की तौर से मैं देखूं तो मैं सीधे कहूंगा, आप एक तरफ कह रहे हो कि उनको अवसाद था, उसकी वजह से कानूनी रास्ता उठाएंगे, दूसरी तरफ डॉक्टर ये कह रहे हैं कि मौत एक हेल्थ इशू की वजह से हुई है, तो दोनों बातों का आपस में तालमेल नहीं बैठता। और यहीं से मैं जैसे एक अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तौर पे देखूं तो यहीं से मेरी शक की सुई इस मौत में चली जाती है। मैं इसे रहस्यमय और संदिग्ध मौत कहूंगा। मुकुल, मेरी आखिरी बात यही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे शिवन जी जिन्होंने हमें समझाया किस तरह से शंकाओं के बादल इस मौत को लेकर, प्रतीक यादव की हत्या जैसी बातों को लेकर बढ़ते नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब कौन सी नई रिपोर्ट आएगी, विस्तार रिपोर्ट जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है। क्या उसमें जहर को लेकर, हत्या को लेकर या किसी दूसरे ऐसे पदार्थ को लेकर जानकारी सामने आने वाली है जिन्होंने जान ली है प्रतीक यादव की। मामले पर हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ डॉक्टर विवेक थे जिन्होंने हमें बताया किस तरह से तमाम वो कारण हो सकते हैं जिसने प्रतीक की जान ली, उसमें खून के थक्के जमना, कार्डियक अरेस्ट से लेकर दिल की तमाम बीमारियों तक। केशव जी से भी हमने समझा किस तरह से मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं है प्रतीक यादव, बायोलॉजिकल फादर क्यों नहीं है, क्या था वो किस्सा, मामला आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मामले पर हमारी नजर भी है, प्रतीक यादव की इस मौत से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.